Our next drama is in the remembrance of late Mr. Abu Saad sir. It is our first annual function without our respected, honored and beloved Abu Saad sir. जिंदगानी थी तेरी महताब से ताबिंदतर, जिंदगानी थी तेरी महताब से ताबिंदतर, खूब तर था सुबह के तारे से भी तेरा सफर, मिस्ल ऐवान सहर मरकद फरोजा हो तेरा, नूर से मामूर ये खाकी शबिस्ता हो तेरा, आसमां तेरी लहद पर शबनम अफशानी करे, सब जन और रुस्ता उस घर की निगहबानी करे, सब जन और रुस्ता उस घर की निगहबानी करे. Allah subhanahu wa ta'ala said, Kullu nafsin za'iqatul maut. Every soul shall taste death. Abu Saad's deeds cannot be described in a word. May Allah subhanahu wa ta'ala grant him the highest rank in Jannah. Ameen. Now, let's see a glance on AHPS and its founder. Audience, please welcome this drama with a big round of applause. Our brain is in. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो बच्चों, मैंने आपको कल एक हदीस सुनाई थी, किसी को याद है? सुनाई थी ना? अरे सुनाई थी कि नहीं सुनाई थी? सुनाई थी। तो बोलो, खामोश क्यों? तो कौन सुनाएगा? जी बेटा अरशाद, खड़े हो जाओ। दीन आसान है। बहुत शाबाश अरशद, बैठ जाओ। तो यही हदीस मैंने अरबी में भी सुनाई थी ना? तो कौन बोलेगा? मैं बोलूं उस्ताद? जी बेटा अबू साद, खड़े हो जाओ। अद्दीनु युस्रुन। माशाअल्लाह, बहुत खूब अबू साद, बैठ जाओ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नमाज के बारे में। नमाज एक अजीम तोहफ़ा है जो हमारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अता की गई थी। उस्ताद मोहतरम, मेराज क्या चीज़ है? बेटा, मेराज एक सफ़र था जो हमारे नबी आखिरी नबी को नसीब हुआ। इस सफ़र में हमारे नबी को नमाज का तोहफ़ा मिला। हम मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, जिनके नाम ये हैं: फ़ज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। जिस किसी ने भी एक वक्त की नमाज को जानबूझकर नहीं पढ़ा, उसे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सख्त अज़ाब दिए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सब भी नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। घंटी। बच्चों, घंटी बज गई है। अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अबू साद अपने घर पर अम्मी और अब्बू के साथ बैठकर बातें कर रहा है, जो उस्ताद ने उसे सुबह मदरसे में बताई थी। अम्मी, आज उस्ताद मोहतरम ने हमें नमाज के बारे में बताया है। अच्छा, तो फिर बताओ बेटा, हम पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? 5 वक्त की नमाज अम्मी जान। शाबाश मेरे प्यारे बेटे। अब्बू सुनिए ना अब्बू। हाँ मेरे बेटे। उस्ताद मोहतरम ने कहा है कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह सजा देंगे। हाँ मेरे प्यारे बेटे, हमें नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। जिसने भी अपनी नमाज में कोताही की, अल्लाह के दरबार में ऐसे इंसान के लिए सख्त अज़ाब तैयार है। अगर हम खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो हमें बैठ कर पढ़ने का हुक्म है, और अगर हम बैठ कर भी नमाज नहीं पढ़ सकते तो हमें लेट कर पढ़ने का हुक्म है। अगर हम लेट कर भी नमाज नहीं पढ़ सकते तो हमें आँखों के इशारों से पढ़ने का हुक्म है। अब्बू, मैं भी आपके साथ कल से मस्जिद में नमाज पढ़ने चलूँगा। इंशाअल्लाह ज़रूर चलना। अब आप दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो सो जाएं। रात बहुत हो गई है। और बेटा अबू साद, सुबह मदरसे भी तो जाना है ना, तो सो जाओ। और हाँ, सोने से पहले की दुआ पढ़ना मत भूलना। जी अम्मी जान। वक्त गुजरता गया और ये नन्हा सा मासूम अबू साद भी वक्त के साथ बढ़ने लगा। मदरसे की तालीम मुकम्मल करने के बाद
आपने साल 1984 में शिबली कॉलेज आज़मगढ़ से अपनी सेकेंडरी एजुकेशन और एचएससी की तालीम मुकम्मल की। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए आपने हिंदुस्तान की मशहूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहाँ से आर्ट्स में ग्रेजुएशन करने के बाद एमबीए के एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए और साथ ही यूपीएससी की तैयारी भी करने लगे। घर के हालात ठीक ना होने की वजह से आपको यूपीएससी की तैयारी को छोड़ना पड़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बच्चे के अंदर कुछ तो ख़ास बात रखी थी कि जो भी काम करने का इरादा करता उसमें कामयाब हो जाता। एमबीए के इम्तिहान में आपने नुमाया कामयाबी हासिल की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही आगे की पढ़ाई को मुकम्मल किया। आप पूरे 5 साल 1985 से लेकर 1990 तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रहे। 1991 में आपको मशहूर न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया का मार्केटिंग एरिया मैनेजर बना दिया गया। वक्त बहुत अच्छा चल रहा था। साल 1997 में आप तबलीगी जमात के साथ जुड़ गए और जमात के कामों में भी पेश रहने लगे। जमात के साथ जुड़ने के बाद आपकी ज़िंदगी पर एक गहरा असर पड़ा, जिसकी झलक आपके पहनावे से लेकर आपकी बातों में भी वाज़ेह तौर पर नज़र आने लगी। अल्लाह के फजल से आपने दाढ़ी रख ली थी, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में आपको बार बार आपके पहनावे और दाढ़ी को लेकर निशाना बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से आपने साल 2004 में टाइम्स ऑफ इंडिया से रिज़ाइन कर लिया और इसी दौरान आपको एक और मशहूर न्यूज़पेपर एजेंसी डीएनए में काम करने का मौका मिला। आपने साल 2005 में डीएनए का हाथ थामा और डीएनए के शुरुआती दौर में आप दिनों रात मेहनत करते रहे और डीएनए को बुलंदियों पर पहुंचाने में आपका एक अहम किरदार रहा। लेकिन हालात यहाँ भी वैसे ही रहे। आपको बार बार आपकी दाढ़ी और आपके पहनावे पर तंज किया जा रहा था। आप बड़ा परेशान होने लगे और एक शाम अपने दोस्त प्रोफेसर आसिफ के साथ अपने दूसरे दोस्त डॉक्टर कमाल सैयद अंजर साहब की क्लिनिक पर जा पहुँचे। अगला मंजर डॉक्टर कमाल की क्लिनिक का है। डॉक्टर साहब अपनी क्लिनिक पर बैठे हुए हैं और इतने में अबू साद और प्रोफेसर आसिफ क्लिनिक पर पहुँचते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर सर। वालेकुम अस्सलाम। आइए हजरत और आसिफ भाई बैठिए। क्या हाल चाल है? कैसे आना हुआ आज हमारी क्लिनिक पर? और आसिफ भाई कैसी चल रही है आपकी प्रोफेसर वाली ज़िंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, बस ट्रैवलिंग में थोड़ी थकान हो जाती है। थकान? और आपको जब भी आपसे मुलाकात होती है थकान का नामो निशान नज़र नहीं आता। जी कुछ ये छुपाने में बेहतरी है और मुझे ये फिक्र है अगर हम थक गए तो हमारी आने वाली नस्लें ना थक जाएं। क्या हुआ हजरत? काफ़ी परेशान लग रहे हो, क्या बात है? मुझे ये फिक्र हो रही है कि उम्मत मोहम्मदिया आज कहाँ खड़ी है। हम दूसरी कौमों के मुकाबले कितने पीछे हैं, क्या कोई बता सकता है? अब आप ही बताएं हजरत इस मसले का कोई हल। जो कौम तालीम से दूर हो जाती है और बेहयाई की तरफ चली आती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे हुकूमतें छीन लेता है। कसीर तादाद में होकर भी वो कौम गालिब नहीं आ पाती और जो कौम तालीम याफ्ता होती है, गरचे वो कम तादाद में ही क्यों ना हो, लेकिन वो कौम गालिब आती है। बहुत बेहतरीन बात आपने कही है। इस पर तो हमें सच में संजीदगी और मेहनत से काम करना चाहिए। हजरत, तो इस बहुत अहम मसले को लेकर आपने कुछ सोचा है? इस फितने और फसाद के दौर में क्यों ना एक ऐसा इदारा कायम किया जाए जहां एक ही छत के नीचे बच्चे आला मियार की दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर सकें। क्योंकि मैं देख रहा हूं हमारे बच्चे कौम में दीन की दूरी की वजह से दुनिया की तरफ भाग रहे हैं और अपने असल मकसद को भूल बैठे हैं। हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी और तालीम के नाम पर गैरों के हाथों गुमराह हो रहे हैं। इस इदारे में हम कुरान और सुन्नत की मदद से खुद की और बच्चों की तरबियत करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हम उन्हें अंग्रेज़ी तालीम तो ज़रूर देंगे, लेकिन उन्हें अंग्रेज़ों जैसा नहीं बनने देंगे। हम तो वो थे जिन्होंने हज़ारों सालों तक इस दुनिया पर हुकूमत की थी। क्यों ना इस इदारे की मदद से एक छोटी सी कोशिश की जाए जिससे हम अपने खोए हुए वक़ार को बहाल कर सकें। बहुत बेहतरीन सोच है आपकी। हमें भी इस सफ़र में आपका साथी बनाएं। क्यों नहीं, अगर आप लोग भी साथ आ जाएं तो मुझे सहारा मिलेगा इस इदारे को कायम करने में। तो हजरत इस इदारे का नाम क्या रखा जाए? क्यों ना इस इदारे का नाम अल हिदाया रखा जाए, जिससे बच्चे और बड़े दोनों हिदायत हासिल कर सकें। बहुत ही बेहतरीन नाम सोचा है आपने, लेकिन आपकी मशगूलियत डीएनए में काफ़ी ज़्यादा है।
इस छोटे से पौधे को वक्त की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। मैं वक्त देने के लिए तैयार हूँ और आप लोगों ने भी मेरा साथ देने का इरादा कर ही लिया है। और वैसे भी कई दिनों से मेरे पहनावे और दाढ़ी पर तंज किया जा रहा है और हेड ऑफिस से भी प्रेशर आ रहा है कि मैं अपना लिबास फॉर्मल कर लूँ और दाढ़ी भी कटवा लूँ। सोच रहा हूँ डीएनए से रिज़ाइन दे दूँ। चलिए हजरत, नमाज का वक्त हो गया है। इस मसले पर आपसे दोबारा बात होगी इंशाअल्लाह। तो इस तरह एक छोटे सी क्लिनिक पर हुई गुफ्तगू और आप तीनों की मेहनत से साल 2005 में अल हिदाया पब्लिक स्कूल की बुनियाद डाल दी गई थी, जिसमें सिर्फ 4 स्टाफ और 9 बच्चे थे। कुछ वक्त गुजरने के बाद अबू साद सर ने डीएनए की ऑफिस से रिज़ाइन कर दिया। चलिए एक छोटा सा मंजर देखते हैं, आखिर ऐसा भी क्या हो गया था, इतने मेहनती और ईमानदार शख्स ने क्यों डीएनए से रिज़ाइन कर लिया। क्या बात है अबू साद, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत तारीफ सुनने मिल रही है। वेरी गुड। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल है, वो रहीम है और उसी की रहमत से कामयाबी मिल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। यस सर। अबू साद सर, डायरेक्टर साहब आपको कैबिन में बुला रहे हैं। जी आ रहा हूँ। मैं आई कम इन सर? यस अबू साद, कम इन, हैव अ सीट। कैसे हैं सर आप? आई एम ऑल गुड अबू साद, व्हाट अबाउट यू? अल्हम्दुलिल्लाह सर, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। That's very good. I highly appreciate your work. You are very hardworking, sincere and honest in your work. थैंक यू वेरी मच सर। But एक कंसर्न है अबू साद। जी सर बोलिए, आई ट्राई टू फिक्स इट। आपने जब डीएनए का ऑफिस ज्वाइन किया था तब आपकी दाढ़ी काफ़ी छोटी थी, लेकिन अब आपकी दाढ़ी काफ़ी बढ़ गई है। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सर ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। नो अबू साद, आपको आपकी दाढ़ी क्लीन शेव करवानी पड़ेगी। सर ये तो नहीं हो सकता। ओके, फिर हमें आपको इस जॉब से निकालना पड़ेगा। निकाल दीजिए सर, मुझे ये फैसला मंजूर है। अबू साद फिर से एक बार सोच लो, सिर्फ दाढ़ी के लिए तुम इतनी अच्छी पोस्ट और जॉब छोड़ रहे हो, ये जल्दी किसी को मिलती नहीं है। थिंक वंस अगेन। सर ये दाढ़ी मेरे नबी की सुन्नत है और इसके लिए मैं ऐसी हजारों नौकरियों को ठोकर मारता हूँ। आप मेरे जगह किसी और को देख लीजिए। ओके देन, एज योर विश अबू साद। आप डीएनए से रिज़ाइन दे देते हैं और पूरी तवज्जो और मेहनत के साथ अल हिदाया पब्लिक स्कूल को बुलंदी की राह पर पहुंचाने में मसरूफ़ हो जाते हैं। और आपकी मेहनतों से ही अल हिदाया पब्लिक स्कूल भी धीरे धीरे तरक्की करने लगा। लेकिन 2005 में जो भयानक सैलाब आया, जिसमें हज़ारों मासूम लोगों की जान और माल का नुकसान हुआ, इसी बाढ़ में अल हिदाया पब्लिक स्कूल को भी भारी नुकसान हुआ। और साल 2006 में अल हिदाया का सफ़र शुरू हो गया। दिन गुजरते गए, अल हिदाया तरक्कियों की सीढ़ी चढ़ता जा रहा था। मुमरा से शुरू किया गया ये सफ़र अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से अब भिवंडी, बदलापुर, कल्याण और औरंगाबाद तक जा पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा चल रहा था। अबू साद सर की पीएचडी की डिग्री भी मुकम्मल होने वाली थी। लेकिन कहते हैं ना, कुदरत का अपना निज़ाम होता है। 2019 में हमने देखा कि हमारे रब की तरफ से कोरोना की शक्ल में अजाब नाजिल हुआ। सारी दुनिया रुक सी गई थी। करोड़ों लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई। रब को कुछ और ही मंजूर था। कोरोना की चपेट में अबू साद सर भी आ गए। आपकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी और बिलाखिर 4 अगस्त 2020 को आपको मुमरा के एक मशहूर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। अल्लाह का ये नेक बंदा पूरे 9 दिन तक हॉस्पिटल में रहने के पूरे 9 दिन तक हॉस्पिटल में कोरोना से जंग लड़ता रहा। इस हाल में भी आपने एक वक्त की नमाज को तर्क नहीं किया। जब आप पर गशी तारी हुई, बस उस एक वक्त की नमाज आपसे छूट गई थी। चलिए देखते हैं हॉस्पिटल में पूरे 9 दिन तक रहने के बाद 13 अगस्त को क्या हुआ। अबू साद सर हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए हैं। अल हिदाया पब्लिक स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है और अबू साद सर के घर पर दुआओं और नफली नमाजों का एहतमाम किया जा रहा है। फटाफट लो। रुको 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 रुको।
अम्मी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप हॉस्पिटल में फोन करके पूछिए ना, अब्बू ठीक तो है या कहीं अब्बू को कुछ। नहीं बेटा, ऐसे ख्यालात अपने जहन में मत लाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पर भरोसा रखो और अपने अब्बू के लिए दुआएं करते रहो, वो सब ठीक कर देंगे। 13 अगस्त की सुबह से तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हालात ऐसे हो गए थे कि आपको वेंटिलेटर पर डालने की पूरी तैयारी हो गई थी। आप इतने अजीम शख्सियत के मालिक थे कि आपकी तबीयत बिगड़ने की खबर शहर मुमरा और आसपास के इलाकों में आग की तरह फैल गई और कुछ पेरेंट्स स्कूल में फ़ोन करके ये तक पूछने लगे क्या अबू साद सर इंतकाल कर गए। स्कूल का सारा स्टाफ परेशान होने लगा। रब्बे करीम ने कुरान में इरशाद फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। और बिलाखिर 13 अगस्त को दोपहर के 12:50 हो रहे थे। यही वो वक्त था जब अल हिदाया का ये बानी और कौम मिल्लत के इस अजीम रहनुमा ने इस दारे फ़ानी को हमेशा के लिए खैर बात कह दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़माना बड़े गौर से सुन रहा था, ज़माना बड़े गौर से सुन रहा था, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। आपके वफात की खबर आपके घर वालों को दोपहर के 2 बजे दी जाती है। हॉस्पिटल से कॉल आता है और सुहैब जो अबू साद सर के दूसरे नंबर के बेटे थे वो कॉल रिसीव करते हैं। सर, हम हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। वी आर सॉरी, आपके फादर क्या हुआ सर? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? किसका कॉल था? हॉस्पिटल से फोन आया था, अबू हमें छोड़ के चले गए। खाकी को हॉस्पिटल से आपके दर पे मुंतकिल किया गया। चादर मुबारक हटाई गई, रुखे ताबा नजर आया और लोगों ने आलमे बरज़क के एक ऐसे मुसाफिर का दीदार किया जो खुद मुस्कुराता हुआ और हमें रुलाता हुआ चला गया। अहले खाना की हालत गैर थी, पूरा घर मातम कदा बना हुआ था। ऐसा लगता था कि दरो दीवार से भी रोने और सिसकने की आवाज़ आ रही है। सारी रुखसत हो गया, अज़्म हिम्मत का जरी को सारी रुखसत हो गया। मुहतरम वो साद खुशकिरदार रुखसत हो गया, अज़्म हिम्मत का। इतना कह के सो गया सूरज, इतना कह के सो गया सूरज, चिरागो अब तुम्हारी बारी है। अबू साद सर का जाना आपके घर वालों, अल हिदाया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के साथ साथ रियासत और मुल्क के लिए भी एक खसारा था। अल हिदाया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत नाजुक वक्त था। सलाम करते हैं हम डॉक्टर कमाल सैयद अंजर, शेख मुसब अबू साद नदवी, वसीउल्लाह सर, यूसुफ सर, मुफ्ती याकूब कासमी और मुफ्ती निसार कासमी का, जिन्होंने इतने बड़े नुकसान के बाद अल हिदाया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को अपने कंधों का सहारा दिया और अबू साद सर के ख्वाब और बनाई हुई तरतीब को संभाला। इसके अलावा कुछ मुखलिस लोग जिनका स्कूल की तरक्की के लिए हमेशा सपोर्ट रहा
और अबू साद सर के इंतकाल के बाद वो अल हिदाया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के साथ शाना बशाना खड़े रहे, जिनमें सर फहरिस्त प्रोफेसर आसिफ सर, हरदिल अजीज शब्बीर खान, मोहतरम आदिल खान, नेज़ दीगर मुखलिस हस्तियां शामिल हैं। चलिए देखते हैं इस आखिरी मंजर को, जिसमें शेख मुसब अबू साद नदवी, डॉक्टर कमाल सैयद अंजर, यूसुफ सर, मुफ्ती याकूब और मुफ्ती निसार का एक न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू चल रहा है। My name is Sheikh Zia and I welcome you all on our ANI News. Today, my guest on stage for interview belongs to a very prominent organization known as Al Hidayah Group of Institutions. So, without any delay, let's start the proceedings. My first question is to the chairman of this institution, Dr. Kamal. Sir, you were the founding member of this institution along with Abu Saad sir and Asif sir. Since the demise of Abu Saad sir, what are all the hardships that you had to face to run this institution? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Firstly, due to COVID, we witnessed the whole world went to a standstill. Secondly, during this COVID phase, my beloved friend was not just a friend but a brother for me passed away, which left everybody devastated. His demise during such difficult period was very endurable for everybody. The entire education system went to online mode. The lack of quality of students in education was clearly visible. Parents weren't able to pay fees on time. But we had overcome all these challenges, alhamdulillah. My next question to you would be, where would you see this institution standing 5 years from now? The main aim of AHPS right now is to focus on the dream of my friend late Abu Saad sir. He wished to open a medical college in Badlapur campus along with management college and pharmacy college. We are also working effortlessly to enhance the infrastructure of Al Hidayah Public School. We will be the #1 in quality education along with Islamic culture in all our 14 branches, inshallah. That's a great vision, sir. I hope that one day the dream of Abu Saad sir on which you all are working will come true. Now, let's move on to my next guest. He is the General Secretary of this institution and also the elder son of late Abu Saad sir, Mr. Musab Nadwi. Sir, my first question to you would be, being an elder son, I know it wasn't an easy task for you after your father's demise to manage your work and your home, but how do you cope up with such an environment? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Firstly, I want to tell you that my joining in this school has done before the death of my father. असल में मेरे वालिद साहब की ये सोच थी कि इस स्कूल के बच्चों को ग्राउंड रियलिटी समझना बहुत ज़रूरी है. On this basis, he allotted me the admin department so that I could understand all the work properly and can run this organization in a smooth way. But the Almighty had other plans. Within 1.5 months of my joining, my father passed away. And all the planning he had done for me went to a standstill. मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद मेरे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे. सबसे पहला तो घर को संभालना और घर के हालात को सुधारना था. दूसरा ये कि स्कूल के पूरे निज़ाम को बहुत कम वक्त में समझना और उसको चलाना. अल्हम्दुलिल्लाह इन 2.5 सालों में बहुत सारी चीज़ सीखने मिली और आगे भी मिलती रहेगी इंशाअल्लाह. इस दौरान मैंने स्कूल के मिशन और विजन पर फोकस करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की. जिस तरह से डॉक्टर साहब ने आप लोगों के सामने रखा कि ऑनलाइन के टाइम पर भी हमने पेरेंट के हालात को सामने रखकर बच्चों की तालीम को जारी रखा और साथ में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की. अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी काम जारी है. इन फ्यूचर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक पूरी तरीके से आप लोगों के सामने रखा जाएगा. इसी तरीके से बच्चों के ताल्लुक जो भी चीज़ सामने आती रहेगी उसको पूरा करने की कोशिश करेगी इंशाअल्लाह. That's great. My next question to you would be, what's the ambition of Al Hidayah Group of Institutions? The aim of our school is not only to educate but to provide education with Islamic culture and with their mind, souls and body where half is alim, doctor and scientist used to graduate under a single roof and become the leader of the world in all fields. May the Almighty grant you and your team a great success in the future.
Now, let's move on to my next guest. He is the eldest amongst all, Mr. Yusuf. Sir, it's an honor to have you on stage. My first question to you would be, when did you join Al Hidayah and what's your role in this organization? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इतना भी बुजुर्ग नहीं जैसा आप कह रही हैं। नाउ कमिंग ऑन टू योर क्वेश्चन, आई जॉइन अल हिदाया पब्लिक स्कूल इन द ईयर 2011 and from there on I am working as a finance manager. Since you are an integral part of Al Hidayah and have been working here from 2011, it has been almost 12 years now. My second question to you would be, what are all the challenges that you had to face to run this institution? The challenges were quite in number. During the year 2011, the infrastructure of Al Hidayah Public School was not very well developed. It was quite a tricky phase for me. Handling parents of different mindset was the most difficult task during all this year. Collection of fee from parents was also a challenge. कितनी बार तो ऐसा भी हुआ है कि पेरेंट्स की कंप्लेन होती है, आप सिर्फ पैसे के लिए कॉल करते हैं। अब जब मेरा काम ही वही है और मुझे उसके लिए सैलरी मिलती है, इसमें मेरी क्या गलती, आप ही बताएं। Indeed, sir, your work is quite difficult, and I hope कि इतना सब जानने के बाद पेरेंट्स अब आपके साथ जरूर कोऑपरेट करेंगे। चलते हैं हमारे अगले मेहमान की तरफ, मुफ्ती याकूब। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हिफ्ज़ के शोबे की शुरुआत कब और कैसे हुई? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अबू साद भाई का कहना था कि हिफ्ज़ आखिरत की कमाई है। उम्मत का ताल्लुक़ कुरान से मजबूत करने के लिए 2014 में शादाब मंजिल में शुबा हिफ्ज़ कायम किया गया, लेकिन उस सिस्टम और उस निज़ाम से खैर खातिर वो कामयाब नहीं हो पाया। उसके बाद 2015 में शील ब्रांच में शुबा हिफ्ज़ कायम किया गया, जिसमें डे बोर्डिंग टाइम के तहत बच्चे सुबह 7 बजे से इशा तक असातिज़ा की निगरानी में खेलते हैं और उन्हीं की निगरानी में पढ़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये शोबा उम्मीद से ज़्यादा बढ़कर कामयाब रहा है। जब ये शोबा शुरू किया तब अक्सर लोगों ने, यहाँ तक कि कुछ उलमा इकराम ने तनकीद की, मगर अबू साद भाई के नेक इखलास, ठोस इरादे और अल्लाह की तारीफ नजू की वजह से अब तक 71 बच्चों ने हिफ्ज़ मुकम्मल कर चुके हैं और 17 बच्चों ने एक बैठक में कुरान सुनाने की शहादत भी हासिल की है। फ़लिल्लाहिल हम्द। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अबू साद सर के जहन में आलिमियत को लेकर और कैंपस ओपन करने का ख्याल कैसे आया? उम्मत के लिए सही रहनुमाई और हर तरीके से उनके रहबरी के लिए ऐसे रहनुमाओं और कायदीन की ज़रूरत थी, और हर शोबे और हर फील्ड में उम्मत का सही रहबरी का फरीज़ा अंजाम दे सके। इसके लिए 2015 में जब शील ब्रांच में शुबा हिफ्ज़ कायम किया गया, तब ये डिसाइड कर लिया गया था कि एक ऐसा कैंपस हो जिसमें 10+ हिफ्ज़ के साथ साथ आलिमियत प्लस ग्रेजुएशन का मजबूत निज़ाम हो, और इसके लिए पूरा खाका तैयार कर लिया गया था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला ने 2018 में अबू साद भाई को बदलापुर में बड़ी जगह का इंतज़ाम करवा दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अबू साद भाई की ज़िंदगी में ही बाकायदा कैंपस बनकर तैयार हो गया था और उसमें तालीमी निज़ाम शुरू हो गया, और उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसे अल हिदाया का एजुकेशन सिस्टम और हिफ्ज़ सिस्टम की तरह इसे भी कामयाबी अदा फरमाएगा इंशाअल्लाह। Our well wishes are with you, sir. चलते हैं हमारे आखिरी मेहमान की तरफ, मुफ्ती निसार, जो बदलापुर से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि अबू साद सर के जाने के बाद आपके कैंपस पर क्या असर पड़ा? अबू साद सर के जाने के बाद सिर्फ कैंपस ही नहीं, हर वो काम जिससे वो वाबस्ता थे, एक बहुत ही ज़बरदस्त यतीमी का शिकार हुआ। कैंपस चूँकि एक नया पौधा था, उसे सहरावे की ज़्यादा ज़रूरत थी, और फिर उसी दौरान लॉकडाउन भी चल रहा था, इसलिए हमारा कैंपस जो अभी शुरू ही हुआ था उसे एक बड़े सेटबैक का सामना करना पड़ा। ऑलमोस्ट 50% पेरेंट्स ने फाइनेंशियल रीजन की वजह से अपने बच्चों को कैंपस से निकाल लिया, मगर जो इंस्पिरेशन हमें अबू साद सर से मिली वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई। कैंपस ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता रहा। लॉकडाउन में भी मैं हर अल्टरनेट डे मुमरा से बदलापुर जाता था। हमारा स्टाफ कैंपस में मौजूद रहा। हाँ, एक रहबर की कमी खलती रही और हमेशा रहेगी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सर के पहले और जाने के बाद आपके बदलापुर कैंपस पर क्या चेंजेस आए? कैंपस का रोड मैप अबू साद सर ने इतनी डिटेल में सेट किया था कि एटलीस्ट हमें प्लानिंग की फील्ड में कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, एग्जीक्यूशन एक टफ जॉब है और हमारा कैंपस एक नया इंस्टीट्यूट, इसलिए शुरुआत में थोड़ी दिक्कत तो आई, और उसकी एक वजह ये भी थी कि डॉक्टर सर, मौलाना मुसाब और पूरा अल हिदाया गमगीन था। लेकिन
जो टीम अबू साद सर तैयार कर गए थे उनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, लिहाजा पूरा अलीदाया उसी आबोताब के साथ चलता रहा और हमारे चेयरमैन डॉक्टर कमाल अंजर और अबू साद सर के फर्जंद मौलाना मुसाब ने अल्लाह की तौफीक से काम को संभाला और हमारा कैंपस अब चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला 10th का बैच भी फारिग हुआ और इसी साल हमारा एक स्टूडेंट हाफिज़ भी बना। इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता ही रहेगा। मेरा आखिरी सवाल ये है कि अब क्या एम्बिशन है आपका, क्या प्लान है, इस कैंपस को किस तरह आगे लेकर जाया जाए? कैंपस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास पूरा रोड मैप भी है और अल्हम्दुलिल्लाह एक कैपेबल टीम भी, इसलिए हम अबू साद सर के ड्रीम को ही फॉलो करेंगे। फ़िलहाल हमारे पास एक बेहतरीन इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल है जहां हम स्टूडेंट्स को हिफ्ज़, आलिमियत और नीट की प्रिपरेशन कराते हैं। आगे रोड मैप में मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी है। आलिम स्टूडेंट्स के लिए हम यूपीएससी की भी तैयारी कराएंगे इंशाअल्लाह, बट हमारा फोकस क्वालिटी अभी एजुकेशन है कि लॉकडाउन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है वो एजुकेशन ही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश जारी है, आपकी दुआएं भी साथ रहे तो काम और आसान हो जाएगा। That's great. So, we have seen this team of Al Hidayah group of institution working day and night to provide quality education with Islamic culture for the betterment of the students. That's all from ANI News. Thanks to all the guests for providing this valuable information.